वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, हमारी एम लक्ष्मीकांत जी के लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8th एडिशन से इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी, जिसमें अभी हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। वो भी ऐसे प्रश्न जो कि यूपीएससी के एग्जामों में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम यूपीएससी प्री 2017 का एक पेपर लेकर के हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, देखिए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका से सन्निविष्ट है? पहला, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। क्योंकि दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सन्निहित यानी कि शामिल है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या मूल कर्तव्यों में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपको उद्देशिका में। देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान निर्माताओं का मत यानी कि विचार और दर्शन मुख्य रूप से संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका को संविधान का सार माना जाता है क्योंकि उसमें उन आदर्श, मूल्यों और लक्ष्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया जिन्हें प्राप्त करने की संविधान निर्माता इच्छा रखते थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? पहला, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगार का निषेध। दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला, दूसरा और चौथा, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, केवल पहला और चौथा, डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का पहला मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, यानी कि सी, पहला और चौथा। अब देखिए, पहला और चौथा जो है वो भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार को क्यों परिकल्पित करते हैं? देखिए, पहला विकल्प देखते हैं, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगार का निषेध। देखिए, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार को दिया गया है, जिसका उल्लेख दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अब देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 23 है वो हमारा पहला विकल्प उससे संबंधित है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध से संबंधित है, यानी मनुष्य की खरीद और बिक्री यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेकार प्रथा, बिना भुगतान के जबरदस्ती काम कराने से संबंधित है। और संविधान का अनुच्छेद हमारे प्रश्न के चौथे विकल्प से संबंधित है, यानी संविधान का अनुच्छेद जो 24 है वो ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या किसी भी अन्य खतरनाक रोजगारों में काम करने से रोका जाए। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल पहला और चौथा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। दूसरा, अधिकार में विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। तीसरा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। चौथा, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। परंतु कैसे दोस्तों? देखिए दोस्तों, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे मुख्य रूप से उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या राज्य सरकार या उनके अधिकारियों द्वारा उनके, अगर दोस्तों सबसे पहले तो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे जो हैं वो कोर्ट में पेश हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, या कोई राज्य सरकार या उनके अधिकारी द्वारा किए गए कोई भी गैरकानूनी कार्य या उनके द्वारा किए गए किसी मनमाने और लापरवाही पूर्ण कार्य के लिए उत्पन्न होते हैं। भारतीय संविधान और कानून इन दावों के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार प्रदान करता है, रिट का प्रावधान भी प्रदान करता है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर पांचवा। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? किसके बारे में? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में सही है। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। वे विधायी कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या आपका पहला और दूसरा दोनों, या डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो देखिए, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ना तो पहला सही कहा गया और ना ही दूसरा सही कहा गया। क्यों सही नहीं कहा गया दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को बदलने
या उसमें नया कर्तव्य जोड़ने के लिए कोई साधारण विधायी प्रक्रिया दी ही नहीं गई। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर जो दोनों विकल्प दिए गए हैं वो गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? इन विकल्पों में से पहला, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। दूसरा, अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। तीसरा, नागरिक के व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। देखिए कौन सा सही है, अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है ए, यानी कि अधिकार कर्तव्यों के साथ से संबंधित है। अब देखिए क्यों है। देखिए समझना महत्वपूर्ण है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनके बीच सबसे सटीक संबंध अधिकार और कर्तव्य अविभाज्य और परस्पर एक दूसरे से निर्भर होते हैं। ओके दोस्तों, देखिए अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के विपरीत नहीं है बल्कि पूरक हैं। अधिकारों के बिना कर्तव्य निरर्थक हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार अराजकता पैदा करते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां, देखिए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? पहला, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दिशा सुरक्षित करना। कौन सा जोड़ा गया है? तो देखिए दोस्तों, 7वें में 42वें संविधान द्वारा इन विकल्पों में से जो जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। देखिए ये आपके जो जोड़े गए हैं ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़े गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की ये आपकी सहभागिता या भागीदारी अनुच्छेद 43A में प्रावधान किया गया है। और दोस्तों इसके साथ ही कुछ और प्रावधान किए गए जैसे कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये अनुच्छेद 39A में जोड़े गए। और बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, ये अनुच्छेद 39A के खंड F में जोड़े गए। और दोस्तों पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये अनुच्छेद 48A के तहत आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये आपके ऐड किए गए थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्य पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्य पर निर्बंधन करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल पहला और दूसरा, या ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो दोनों ही दिए गए हैं वो गलत हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। अब बात करें विधायिका और कार्यपालिका की, तो समझिए डीपीएसपी प्रकृति में गैर न्याय संगत यानी कि नॉन जुडिशियल सरकार, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि वे उन्हें तुरंत लागू करें। इसके बजाय वह सरकार के लिए सकारात्मक दिशा निर्देश है जिनका पालन करने की उम्मीद की जाती है। जबरदस्ती नहीं है कि वो पालन करें, परंतु उम्मीद की जाती है ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके। वे कानूनी बाध्यता के बजाय राजनीतिक और नैतिक दायित्व ज़्यादा हैं। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर जो दोनों विकल्प दिए गए हैं आपके, विकल्प पहला और दूसरा, वो दोनों के दोनों गलत हैं। अब देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 9। देखिए लोकतंत्र में निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र का सही विकल्प क्या है? पहला, भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, या जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी भी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, या आपके भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है, या भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों पहला विकल्प देखते हैं, पहला विकल्प ये सही है या गलत है। तो दोस्तों भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र केवल वही व्यक्ति दाखिल कर सकता है जो भारत का नागरिक हो या भारत की मतदाता सूची का एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ओके दोस्तों, ये विकल्प आपका गलत है। दूसरे विकल्प की बात करें, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने हेतु ये आवश्यक नहीं है कि नामांकन पत्र केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जाए जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है, किसी भी क्षेत्र से दाखिल किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर ये आपका गलत है। तीसरा देखते हैं,
भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। दोस्तों ये विकल्प सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहाँ जिस क्षेत्र की निर्वाचन सूची में आपका नाम है आप उसी क्षेत्र के में अपना निर्वाचन डालेंगे। अगर आप पंजाब के तो आप दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं, दिल्ली के तो हरियाणा से चुनाव लड़ सकते हैं, हरियाणा के तो राजस्थान से लड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, क्योंकि इसके लिए भारत का नागरिक होना एवं किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता के रूप में दर्ज होना आवश्यक है। ओके दोस्तों, यानी कि वैलिड ऑथेंटिक मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता के रूप में आपका नाम होना चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की ओर। निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। पहला, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो दोस्तों विकल्प जो दूसरा दे रखा है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भारतीय संसद में, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है वो आपके बहुमत वाले दल को जाए और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाए। देखिए, संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। संविधान स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता कि कौन सा पद किस दल को मिलेगा, परंतु दोस्तों आजकल व्यवहार में एक मजबूत और सर्वसम्मत परंपरा विकसित हो गई है, जिसमें ऐसा होता है दोस्तों कि जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष जो होता है वो सत्तारूढ़ दल से होता है और उपाध्यक्ष विपक्ष से। यह एक स्थापित राजनीतिक प्रथा बन गई है, परंतु दोस्तों संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए विकल्प आपका दूसरा गलत है। और विकल्प पहला इसलिए गलत है दोस्तों कि कम से कम 50% प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर आपका विकल्प कह रहा है कि अनिवार्य है, जबकि अनिवार्य नहीं है, इसलिए दोनों ही गलत है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल पहला और दूसरा दोनों, ना तो पहला और ना ही। तो दोस्तों ना तो पहला सही है और ना तो दूसरा सही है, यानी कि यहाँ पर जो दोनों विकल्प दिए गए हैं वो दोनों ही विकल्प गलत हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11वें की ओर। देखिए, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मूल अधिकार कहलाता है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा। ये भारत का संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों मतदान करने, मताधिकार और चुनाव लड़ने या निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक संवैधानिक अधिकार है। ये कानूनी अधिकार कहलाता है। यह अधिकार मुख्य रूप से संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से प्राप्त होता है। दोस्तों ये हम यूपीएससी प्री एग्जाम में 2017 में आया गया प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यूपीएससी प्री में पूछे गए प्रश्नों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो हमारे साथ बने रहें, लास्ट तक पूरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब भी करते रहें। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनावों और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर विकल्प पहला ही देखिए आप कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दोस्तों यहाँ विकल्प पहला गलत दिया गया है, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो आपका 3 सदस्यीय निकाय है, ना कि आपका 5 सदस्यीय निकाय, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर गलत दी गई है। ओके दोस्तों, विकल्प दूसरा देखते हैं। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। दोस्तों ये विकल्प भी गलत है, क्योंकि भारत में आम चुनावों और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करना भारत के निर्वाचन आयोग का काम है। ओके दोस्तों, ना कि गृह मंत्रालय का। यानी कि यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प जो दिया गया है वो भी गलत दिया गया। तीसरा देखते हैं, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित किसी विवाद को निपटाने के लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत किया गया है। यह जो शक्ति है उसे चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा नंबर 15 से भारत के चुनाव आयोग को या निर्वाचन आयोग को मिली हुई है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, केवल तीसरा। तो केवल तीसरा यहाँ पर सही है, यानी डी विकल्प सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 13वां। देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला और दूसरा, केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा, डी पहला, दूसरा और तीसरा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा बी यानी कि पहला और तीसरा जो है वो सही है। यानी कि पहला और तीसरा आवश्यक नहीं है, यानी कि राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन, इन दोनों का होना राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखिए समझिए, देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए राज्य विधानसभा का विघटन होना जरूरी नहीं है, एवं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए स्थानीय निकायों को जैसे कि पंचायतों और नगर पालिकाओं का विघटन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि स्थानीय निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका राज्य सरकार के अधीन काम करती हैं, लेकिन उनका विघटन सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हमारे विकल्प पहला और तीसरा जो है वो आवश्यक नहीं है और गलत है। अब बात करते हैं विकल्प दूसरे की। तो दोस्तों विकल्प दूसरे में कही गई बात कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद का हटाया जाना जरूरी होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसके लिए राज्य के मंत्रिपरिषद को पद से हटाना, बर्खास्त करना और विधानसभा को निलंबित करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसके तत्कालिक परिणाम होते हैं, जैसे मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी और विधायकी की शक्तियां आदि भी समाप्त हो जाती हैं। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर नीचे जो हमारे कूट दिए गए पहला और तीसरा ये राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए आवश्यक नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 14वां। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संबंध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो देखिए प्रश्न 14 में का जो भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है वो डी है। यानी कि देखिए क्यों नहीं है ये और बता देता हूँ, क्योंकि भारतीय संघ का निर्माण समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है, और विकल्प ये कह रहा है कि संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के जितने भी राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते। यानी कि भारत के किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय संघ अविनाशी है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 1 है, उसमें इसका अर्थ इस प्रकार है दोस्तों, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि हमारा चौथा विकल्प कह रहा है संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। बिल्कुल गलत दोस्तों। अनुच्छेद 1 साफ स्पष्ट करता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता के अंतर्गत डी विकल्प जो है आपका शामिल नहीं होता है। देखिए प्रश्न नंबर 15वां, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, आपकी प्रशासकीय प्रत्योजना का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्याओं में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन की शक्तियों को केंद्र सरकार में राज्य सरकार और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय स्तर चाहे वो गांव और शहरों तक इसकी शक्तियों को विभाजित करना, ताकि आम नागरिक सीधे शासन प्रक्रिया में भाग ले सकें। स्थानीय स्वशासन इसी सिद्धांत पर काम करता है। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हमारा विकल्प बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखिए भारत का संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या अनुपूरक। दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूं, भारत की संसद इन तीनों के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ डी विकल्प हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अब क्यों रखती है देखिए, भारत की संसद के पास यानी कि सरकार जो है मंत्रिपरिषद को जवाबदेह ठहराने और उनके कार्य पर नियंत्रण करने के लिए इन तीनों तरीके यानी कि स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक तीनों का प्रयोग करती है। देखिए दोस्तों स्थगन प्रस्ताव में क्या आता है, देखिए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर सदन का सामान्य कामकाज रोक दिया जाता है, जिससे सरकार की नीतियों या कार्यों पर गंभीर चर्चा और नियंत्रण होता है। प्रश्नकाल की बात करें तो सरकार के काम पर निगरानी रखने और सूचना प्राप्त करने का सबसे प्रभावी और नियंत्रित तरीका है। अनुपूरक काल या अनुपूरक प्रश्न की बात करें तो जो मंत्री टाल मटोल करते हैं दोस्तों, ये मंत्रियों को टाल मटोल को रोकता है और उन्हें सीधे और स्पष्ट जवाब देने के लिए बाध्य करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17वां, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए गैर सरकारी विधेयक
एक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। ओके दोस्तों, और हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। तो दोस्तों सेकंड विकल्प बिल्कुल गलत दिया गया और पहला विकल्प भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी गैर जो मंत्री हैं या संसद, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत, इसे प्रस्तुत कर सकता है। ओके दोस्तों, यानी कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। गैर मंत्री संसद, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, इसे प्रस्तुत कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के अधिकांश निर्वाचित सदस्य भी गैर सरकारी विधेयक लाते हैं। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प भी हमारा गलत है। तो देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों ना तो यहाँ पर पहला ही सही है और ना दूसरा ही सही है। प्रश्न नंबर 18वां देखते हैं। देखिए, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि क्या है? कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ये है। या फिर यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। या कार्यपालिका और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। या सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी विकल्प सही है। संसदीय स्वरूप के शासन के संदर्भ में हमारा विकल्प सी सही है, क्योंकि कार्यपालिका और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। देखिए, जो संसदीय स्वरूप के शासन का यही सबसे प्रमुख और केंद्रीय लाभ या विशेषता है। ओके दोस्तों, देखिए कार्यपालिका जिसके अंदर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, तब तक की सत्ता में बनी रह सकती है जब तक उसे विधानमंडल यानी संसद की लोकसभा या राज्य की विधानसभा का विश्वास या बहुमत प्राप्त है। इस जवाबदेही के कारण दोस्तों सरकार हमेशा जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग आसानी से नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 19वें की ओर। प्रश्न नंबर 19वां, देखिए निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ओके दोस्तों, देखिए ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। या फिर ये ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। या फिर दोस्तों सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक कार्यविधि है। देखिए मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है, मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार, जिसे संसदीय सरकार भी कहते हैं, कि अंतर्निहित सिद्धांत की अभिव्यक्ति में यह लाइन जो कि सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, ये दोस्तों संसदीय मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के मूल उद्देश्य को सटीक रूप से परिभाषित करती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट सही है, क्योंकि सरकार की हमारी जो है सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए है। ओके दोस्तों, जनता के प्रति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वां। देखिए प्रश्न नंबर 20वां, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? ओके दोस्तों, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संविधानता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। तो दोस्तों विकल्प पहला यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण आपकी बिल्कुल यही है। देखिए भारत में न्याय पुनरीक्षण या कहें न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ ठीक वही है जो हमारे विकल्प पहले में बताया गया है। दोस्तों विधियों यानी कि लॉ और कार्यपालक आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने और उस पर निर्णय यानी कि प्रख्यापन देने का न्यायपालिका का अधिकार है। और न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा भारतीय संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 21वां। देखिए लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति थे, या फिर समर्पित दलीय कार्यकर्ता के एक समूह को। तो दोस्तों लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है? तो दोस्तों मैं बता दूं, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि यानी समझदारी और चरित्र और व्यक्तित्व को सक्रिय और बेहतर बनाता है। यानी कि विकल्प पहला इसका सबसे उत्कृष्ट गुण है।
देखिए, लोकतंत्र व्यक्तियों को अपने समुदाय और देश के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करता है, जिससे उनकी समझ और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सकती है दोस्तों। देखिए, लोकतंत्रीय प्रक्रिया में शामिल होने से नागरिक अपने अधिकारों का, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सीखते हैं, जो उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करती है। अब देखते हैं दोस्तों हम आज का अपना अंतिम और बेहतरीन प्रश्न। दोस्तों फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आज हमने यूपीएससी प्री में 2017 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके एमसीक्यूज कंप्लीट करवाए हैं। ओके दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, विचारधारा का अभाव है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों समाज में समानता के होने का निहितार्थ ये है कि इसमें दोस्तों विशेष अधिकारों का अभाव यानी विकल्प पहला। अब क्यों है दोस्तों? देखिए दोस्तों, समाज में समानता यानी इक्वलिटी के होने का एक सीधा और अंतर्निहित अर्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव होता है, क्योंकि समानता और विशेष अधिकार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि किसी समाज में वास्तविक समानता है तो वहाँ किसी भी व्यक्ति या समूह को जन्म, जाति, धर्म, लिंग या धन के आधार पर कोई विशेष अनुचित लाभ नहीं मिल सकता। ओके दोस्तों, इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जैसे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग कहा गया कि अनुचित लाभ नहीं मिल सकता, विशेष अधिकारों का अभाव है, जैसे कि आपका आरक्षण है। कुछ लोग आरक्षण को ठीक बताते हैं, कुछ लोग आरक्षण को गलत बताते हैं। तो दोस्तों ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है, संविधान निर्माताओं का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या कि सरकार इसको क्या सही समझती है और क्या गलत समझती है। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी दोस्तों मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।